एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स HSSC CET ग्रुप डी टेस्ट सीरीज और इसमें आज प्रैक्टिस सेट हम 9 नंबर करने वाले हैं। हरियाणा CET ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है उसमें 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट आज हम करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और सेम पैटर्न है जो HSSC आपसे पूछेगी, यानी कि इसमें GS के 15 प्रश्न है, हरियाणा जीके है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट इसके अंदर कवर किए गए हैं। टोटल 100 प्रश्न है इसके अंदर, सेम पैटर्न है जो HSSC आपसे पूछेगी। ये टेस्ट सीरीज जो तैयार की गई है ये तैयार की गई है आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा। ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार की गई है। ये उनके हेल्पलाइन नंबर है। कोर्सेज वगैरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है और वो है नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब 7900। ठीक है, नॉलेज हब 7900 ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको PDF की फॉर्म में यहाँ पर मिलेगा। काफी सारी PDF आपको यहाँ पर मिलेगी तो आपको पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। हरियाणा CET ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आज हम करेंगे। 100 प्रश्न करेंगे और सभी प्रश्न का सॉल्यूशन डिटेल में 1 बाय 1 हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले 10 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के। ठीक है, तो पहला प्रश्न है ये रीजनिंग का है और ये देखो इसमें ये पैटर्न बना रखे हैं अलग अलग। पहले ये है, उसके बाद ये है। इन दोनों पैटर्न में जो फॉर्मूला है उसी के आधार पर इस थर्ड पैटर्न के अंदर जो क्वेश्चन मार्क है ये बताना आपको यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, क्या कुछ दे रखा है इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या करना है। पहले वाला देखो ये इसमें देखो 13 + 12 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये 25। 27 + 18 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 45। हो गया। 45 और 25 का क्या करें कि 20 बने, इन दोनों को आपस में घटाना है। ऊपर नीचे का जोड़ दो, 9 और 6 15, 16 और 12 28। 28 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, 13। कहने का मतलब क्या है, ऊपर नीचे वालों को जोड़ दो, दाएं बाएं वालों को जोड़ दो और दोनों को आपस में घटा दो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 10 और 11 21। 21 में से 9 घटा दो, 21 में से 9 गए हटाए कितने बच गए, 12। क्या बच गया, 12 बच गए। यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। ठीक है, दूसरा प्रश्न सवाल है इसमें और इस सवाल के अंदर आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये पैटर्न दिया है और इसमें लास्ट में यहां पर पूछा गया कि क्या आएगा। पहला ये है 4 और 5 का 29 बनाना है, 6 और 7 का 55 बनाना है, तो 8 और 9 का क्या होगा। अब देखो इसमें क्या है, 5 और 4 की गुणा करें कितना बनेगा, 20। 20 में इन दोनों को वापिस जोड़ दो, यानी कि 4 × 5 कितना हो गया, 20। और इसके अंदर 4 + 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 29। यानी कि देखो 6 और 7 करेंगे तो 6 और 7 की गुणा करो पहले, 6 × 7 करेंगे कितना बनेगा, 42। 6 और 7 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 13। आपस में जोड़ेंगे कितना बनेगा, 55। सेम इसमें ये था, 4 × 5 करेंगे कितना आएगा, 20। 4 + 5 करेंगे कितना आएगा, 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 29। तो 8 और 9 का करो, 8 × 9 करेंगे तो 8 × 9 72 और 8 + 9 करेंगे तो 17। 72 और 17 जोड़ेंगे 7 और 2 9 और 8 89, 89। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ये सीधा सा सवाल इसके अंदर दिया गया था। ठीक है, दोनों की गुणा प्लस इन दोनों का जोड़। ऊपर जो संख्या दे रखी है, ऊपर जो संख्या दे रखी है इन दोनों की पहले तो गुणा करनी है, फिर इन दोनों का जोड़ करके ओवरऑल इनको आपस में जोड़ देना है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर तीसरा दिया है इसमें, ये एक पैटर्न है, क्यूब है ये। जब इस क्यूब को हम फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा। डाइस वाला है क्वेश्चन, डाइस के पैटर्न पर। तो देखो जब हम
क्यूब कोई भी ऐसे दे रखा तो इसमें जो ऑपोजिट में है ना वो बाहर वाले ये एक दूसरे के अपोजिट में है, पी के अपोजिट में आर, और 1/1 होगा, एक को छोड़कर तीसरा, पहले इसके साथ तीसरे का और दूसरे के साथ चौथे का कनेक्शन है। एस के उल्टा टी मिलेगा और यू और क्यू आपस में अपोजिट मिलेंगे। ठीक है, पी के अपोजिट में क्या है, आर मिलेगा, एस के अपोजिट में टी मिलेगा और यू के अपोजिट में क्यू मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें एस के अपोजिट में टी था तो एस और टी एक फेस पर नहीं आएंगे, भाई इधर एस है तो इसके अपोजिट में होना था, इसके बराबर में नहीं आना था। यहाँ देखो पी के अपोजिट में आर था तो पी और आर एक साथ नहीं आएंगे, ये भी गलत हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन गलत हो गए। आगे देखो यू पी और क्यू, तो यू और क्यू एक दूसरे के उल्टे हैं, ये बराबर में दे रखे इसलिए ये ऑप्शन भी हट गया, तीनों ऑप्शन कट गए, तो इसका मतलब ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। एस है, एस के उल्टा क्या है टी, इन दोनों में से कहीं भी टी दिखाई नहीं दे रहा। क्यू है, क्यू के उल्टा क्या है यू, इधर दोनों में यू नहीं दिखाई दे रहा। पी के उल्टा क्या है आर, आर है, इसके उधर पी दिखाई नहीं दे रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। देखो जो साइड में दिखाई दे रहा वो उल्टा नहीं होगा, जो नहीं दिखाई दे रहा वो अपोजिट फेस पर होता है, और ये ऐसे पैटर्न में जो बाहर वाले होते हैं वो एक दूसरे के उल्टा होते हैं, और जो एक छोड़कर एक ये एक दूसरे के उल्टे में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया है प्रश्न नंबर 4, पी क्यू से पतला है लेकिन आर से मोटा है। पी जो है किससे पतला है, वो क्यू से तो पतला है लेकिन किससे मोटा है, आर से मोटा है वो। एस पी से मोटा है, एस जो है वो पी से तो मोटा है लेकिन क्यू से पतला है, तो यानी कि एस जो है वो क्यू और पी के बीच में आएगा, क्योंकि पी से मोटा और क्यू से पतला है। क्यू टी जितना तो मोटा नहीं है, क्यू टी जितना मोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है टी जो है वो क्यू से ज्यादा मोटा है। ज्ञात करें सबसे ज्यादा मोटा कौन है, तो सबसे ज्यादा मोटा कौन आ गया, टी आ गया, ऑप्शन बी पे दे रखा जो टी सबसे ज्यादा इसमें मोटा बनेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा मोटा टी है, सबसे पतला पूछे तो आर आएगा, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 दिया है, सरलीकरण करना है इसको, पहले तो 2 को और इसको जोड़ दो, कितना बनेगा 6 पॉइंट, ये जोड़ेंगे तो 6.65, इसमें से ये घटा दो, 3 और 1 ये जोड़ लो पहले तो आपस में, फिर आपस में घटा दो, 3 और 1 4 पॉइंट, ये कितना बनेगा 9 और 6 15 और 7 और 1 8 9, ये घटा दो इसमें से 0.7.1 1.70, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। पहले तो जो प्लस वाले हैं ना 2 और 4 इनको जोड़ दो ये बनेगा, फिर दोनों माइनस वाले जोड़ दो ये बनेगा, इनको आपस में घटा दो 1.70, यानी कि ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे है प्रश्न नंबर 6, और इस सीरीज आपको पूरी करनी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, देखो पहले डी से जी पे गया, कितना जुड़ा डी ई एफ जी 3 जुड़ गया, जी से एल पे गया, जी एच आई जे के एल, कितना जोड़ दिया 5 जोड़ दिया। एल से ओ पर गया, एल एम एन ओ, फिर 3 जोड़ दिया। ओ से टी पर गया, ओ पी क्यू आर एस टी, फिर 5 जोड़ दिया। पहले 3 जोड़ा फिर 5 फिर 3 फिर 5, अब आगे क्या जुड़ेगा 3 जुड़ेगा, तो टी में 3 जोड़ दो, टी यू वी डब्ल्यू, क्या आएगा पहला अक्षर डब्ल्यू, हो गया +3 +5 +3 +5 +3 +5। अब आगे चलो, आई से ओ पर गया, आई जे के एल एम एन ओ, कितना जुड़ गया 6 जोड़ दिया। ओ से यू पर गया, ओ पी क्यू आर एस टी यू, कितना जोड़ दिया फिर 6 जोड़ दिया। यू से ए गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, कितना जोड़ दिया 6 जुड़ रहा है। ए में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी आएगा, जी में 6 जोड़ दो, जी एच आई जे के एल एम, क्या आएगा एम, तो क्या बनेगा डब्ल्यू एम। देखो जो सेकंड वाले लेटर है ना ये वाले, इन सभी में कितना ऐड है +6। ठीक है, पहले वाले से दूसरे में +3, दूसरे से तीसरे में +5, इससे आगे में फिर +3, इससे आगे में फिर +5, इससे आगे में फिर +3, क्या बनेगा डब्लू।
और ये 6 जुड़ के क्या बनेगा m। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा WM। सवाल नंबर 7 नंबर दिया है ये, और इसमें है कथन निष्कर्ष। 3 कथन दे रखे हैं, इनके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है, कौन सा निष्कर्ष सही है। सभी झोपड़ियां घर हैं, ये सभी झोपड़ियां घर हो गया। कोई विला घर नहीं है, ये झोपड़ी है, ये घर है, और ये विला है, कोई विला घर नहीं है। कुछ इमारत विला है, जो कुछ इमारत है ये विला है, ये इमारत हो गया, I फॉर इमारत। ठीक है, झोपड़ी घर विला इमारत। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ इमारत झोपड़ियां हैं। इमारत और झोपड़ी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ घर इमारत है, कुछ घर इमारत है, घर और इमारत का भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, ये भी गलत है। कोई झोपड़ी विला नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो कोई विला घर नहीं है, विला घर के अंदर नहीं आएगा, तो इसका मतलब झोपड़ी के अंदर भी नहीं आ सकती, क्योंकि झोपड़ी सारे घर हैं, तो झोपड़ी विला नहीं हो सकती। ठीक है, झोपड़ी विला नहीं हो सकती क्योंकि झोपड़ी घर के अंदर है। केवल निष्कर्ष 3 का अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 3 का अनुसरण करते हैं जो ऑप्शन ए में दिया है। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 दिया है, ये सीरीज है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क, फिर ये, और फिर ये आगे आपको सोल्व करना है क्या है। ठीक है, ये आपको सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये पैटर्न लगेगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है इसके अंदर अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये इसके अंदर पैटर्न लगेगा। जैसे सबसे पहले A9D था, उसके बाद था I81L, और लास्ट में था M243P। ए से ई में 4 ऐड होके फिर अगले में 4, फिर अगले में 4 ऐड, मतलब अल्फाबेट के अंदर 4 ऐड कर रखे हैं। संख्या दे रखी है उसका 3 गुना, फिर अगली का 3 गुना, फिर अगली का 3 गुना। जैसे उसने दे रखा था 27, उसने दे रखा था 9, 81 और 243। तो अब देखो 81 का 3 गुना 243 है, और ये 9 और 81 के बीच का रिलेशन क्या है 27, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81। ऐसे ही फिर लास्ट वाला अल्फाबेट है, इनमें 4 ऐड कर रखा है, यानी कि जो अल्फाबेट है उनमें तो 4 जोड़ रखा है, और जो संख्या दे रखी है उनको 3 से गुणा कर रखा है। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा E27H। मिसिंग नंबर में ये आएगा E27H, जो ऑप्शन बी में दिया है। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 9। सवाल नंबर 9 में दिया है, यदि निम्नलिखित सभी शब्दों को विपरीत वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरा शब्द होगा। रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इनको लिखा जाए तो तीसरे नंबर पर कौन सा होगा, यानी कि बीच का बताना है, इनमें से वो वर्ड बताना है जो बीच में रहेगा। अब देखो इसमें चाहे रिवर्स लिखो चाहे सीधा सा लिखो, तो देखो सबसे पहले इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लो भाई। पहले जे, फिर ई, फिर ए, फिर ORSW, जो डिक्शनरी के हिसाब से जो लिखा जाता है ना वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वो लिखा है ऐसे। सबसे पहले 5 नंबर का आएगा, फिर ये 2 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, फिर 1 नंबर वाला। लेकिन इसने कहा कि इनको उल्टा लिखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर से रिवर्स में लिखना है, तो ये ऐसे रिवर्स में लिख दिया हमने। ठीक है, अब पूछा कौन सा है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे क्या है, जर्सी। देखो तीसरा बीच वाला पूछा है, तो ये चाहे ऊपर से लिखो चाहे नीचे से, क्योंकि 5 है तो बीच में हमेशा यही रहेगा। ऊपर से देख लो चाहे नीचे से देख लो, बीच वाला तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, रिवर्स कर लो चाहे कैसे भी कर लो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जर्सी, GERSEY, जो रिवर्स ऑर्डर करने पर तीसरे नंबर पर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे दिया है सवाल नंबर 10। एक कंपनी में 26 पुरुष कर्मचारियों की औसत लंबाई है 168 सेंटीमीटर, 14 महिला कर्मचारियों की औसत लंबाई है 156 सेंटीमीटर। तो सभी कर्मचारियों की औसत लंबाई बताओ। देखो एवरेज निकालनी है, 26 की एवरेज दे दी कितनी 168, 26 गुणा में 168, जमा में 14 की एवरेज कितनी दे दी 156, बटे में टोटल कर्मचारी कितने हैं 26 और 14 जोड़ेंगे तो 40 से इसको भाग दे दो। ये करना है इसके अंदर सीधा सीधा, 26 गुणा में 168 जमा में 14 गुणा में 156, ये सीधा सीधा सा इसमें करना है। और उसको टोटल कर्मचारी कितने हो गए 26 + 14, 40 से इसको भाग देना है। सीधा सा आंसर आपका ये आ जाएगा इसके अंदर। ये हमारे 10 सवाल थे जो रीजनिंग के पूरे हो गए। इसके बाद हम आगे 10 से 15 सवाल करेंगे गणित के। इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके।
टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलेगा, बहुत सारी PDF हमने डाल रखी है। सवाल नंबर 11 और यहाँ से अब कुछ सवाल करेंगे हम गणित के। सवाल नंबर 11 में दिया है कि एक धनराशि के ब्याज दर की गणना करें। भाई दर निकालनी है, हमने इंटरेस्ट निकालना है, जो 2 साल के बाद 896 रुपये साधारण ब्याज के रूप में और 967.68 रुपये चक्रवर्ती ब्याज के रूप में देता है। दर बतानी है। 2 साल में साधारण ब्याज तो बनेगा ये और चक्रवर्ती ब्याज बनेगा ये। अब देखो इसके अंदर बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मान के चलो हमने 100 रुपये मूलधन मान लिया, 100 रुपये मूलधन था, हमने दर मान ली 10% थी भी, 10% दर हमने मान ली, तो इसका पहले साल का कितना आएगा 10 रुपये, दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो भी 10 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो इसका कितना रुपये आ गया 20 रुपये, सॉरी साधारण ब्याज 20 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होगा, ये ब्याज निकल गया 1 साल का, दूसरे ब्याज का ये, और इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज आएगा, तो 10% का 10 कितना आएगा 1 रुपया और ऐड हो जाएगा, यानी कि 21 रुपये चक्रवर्ती ब्याज आएगा। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या फर्क है, पहले साल का तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हमेशा बराबर होता है। पहले साल का SI और CI हमेशा बराबर होता है पहले साल का। दूसरे साल के में क्या है, जो पहले साल का ब्याज था उसके ऊपर ब्याज और मिलेगा, वो CI बन जाएगा। तो इसमें देखो ये चक्रवर्ती ब्याज है और ये साधारण ब्याज है, 2 साल का दे रखा है, यानी कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज में फर्क क्या होता है, 1 साल का ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो 967 रुपया 68 पैसे ये तो है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, और 2 साल का साधारण ब्याज है 896 रुपया। अगर इनको घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 71 रुपया 68 पैसे, ये बचेंगे 71 रुपये 68 पैसे। अब एक चीज देखो, साधारण ब्याज है 896 रुपये 2 साल का, तो साधारण ब्याज हमेशा बराबर होगा हर साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, 1 साल का साधारण ब्याज कितना था 448 रुपये। अब क्या होता है, ये जो चक्रवर्ती ब्याज आया दूसरे साल का, ये होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि 448 का कितने परसेंट 71.68 बनेगा, वो दर है इसकी। समझ गए भाई। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होता है, तो 1 साल का ब्याज होता है ना, उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो होता है अलग। तो कहने का मतलब है 448 का x% कितना होना चाहिए 71.78, तो कैसे निकलेगा 71.68 गुणा में 100 बटे में 448, यहाँ से सीधी सीधी दर निकलेगी, और ये कितनी दर आ जाएगी, लगभग 16% हमारी दर आएगी। इसका उत्तर 16% वो दर आ जाएगी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 दिया है, एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा के 3/5 है। देखो रेक्टेंगल की जो लेंथ है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 3/5 लेंथ ऑफ स्क्वायर। LS मतलब स्क्वायर की लेंथ, LR मतलब रेक्टेंगल की लेंथ, ठीक है। एक वृत्त, अभी आगे आगे सर्कल, एक सर्कल की रेडियस जो है वो किसके बराबर है, स्क्वायर की साइड के बराबर है। ओके, वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर दे रखी है, आयत की चौड़ाई 8 है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालो। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ देखो वृत्त की परिधि दे रखी है, यहाँ से हम वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। अब जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो किसके बराबर दे रखी है, वर्ग की भुजा, यानी कि स्क्वायर की साइड आ जाएगी। स्क्वायर की साइड आ गई तो आयत जो रेक्टेंगल की लंबाई निकल जाएगी, क्योंकि वो स्क्वायर की साइड जो है उसका 3/5वां हिस्सा है। आयत की लंबाई आ जाएगी, आयत की चौड़ाई दे रखी, आयत का क्षेत्रफल हम लास्ट में निकाल देंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, 2 गुणा में 22/7 गुणा में r कितना है 132, ये 7 ऊपर आ जाएगा इधर, और 2 गुणा 22 ये नीचे आ जाएगा, तो 22 छिके 132, ठीक है। 2 तिया 6, 7 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 21। तो जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। भाई परिधि दे रखे 2πr 132 के बराबर, यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो r का मान आ जाएगा 21। अब सर्कल की रेडियस आ गई 21, और 21 के बराबर है, ये साइड के बराबर किसके, स्क्वायर की साइड के बराबर, यानी कि स्क्वायर की साइड आ गई। स्क्वायर की साइड अगर हम a माने तो कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। इस लाइन से हमने क्या निकाला, r निकाला 21, और वो किसके बराबर है, वर्ग की भुजा, यानी कि स्क्वायर की साइड a के बराबर, और वो कितना आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस किसके बराबर है a के बराबर, और कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर।
अब आयत की लंबाई जो दे रखी है वो भुजा का 3/5 है, ये भुजा 21 है, इसका 3/5 है, वो आयत की क्या हो जाएगी लंबाई, लेंथ हो जाएगी। 21 का 3/5 क्या होगा, 21 या 63/5, ये हो गई लेंथ, आयत की लंबाई, रेक्टेंगल की लंबाई। और आयत की चौड़ाई दे दी 8। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। लेंथ कितनी आई थी 63/5 गुणा में ब्रेड्थ कितनी है 8, ये करना है। 8 तिया 24, 8 छिंग 48, 50/5। इसको काटोगे 504 को 5 से भाग करोगे तो 100.8 आ जाएगा। 504 को जब 5 से भाग दें 100.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल इसने पूछा है और आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 100.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। समझ गए। सबसे पहले तो सर्कल की रेडियस निकलेगी 2πr से। रेडियस जो है वो स्क्वायर के साइड के बराबर है। रेक्टेंगल की लेंथ है वो स्क्वायर की साइड का 3/5 है, वहां से रेक्टेंगल की लेंथ निकलेगी। ब्रेड्थ दे रखी है, एरिया क्या होगा L इंटू में B। यहां से हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का। सवाल नंबर 13। ए एक काम को बी की तुलना में 2 गुना समय में या फिर सी की तुलना में 3 गुना समय में पूरा करता है। ए एक काम करते हुए, एक साथ काम करते हुए काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ए, बी और सी 3 बंदे दे रखे हैं। भाई बी ने मान लो कोई काम 1 दिन में करा तो ए उस काम को डबल दिन में करेगा, समय डबल लगा रहा है। लेकिन सी से 3 गुना समय लेगा। अगर सी ने 1 दिन में काम करा तो वो करेगा कितने दिन में, 3 दिन में। तो कोई ऐसी संख्या लो जो 2 और 3 का मल्टीपल हो, तो वो हमने मान ली 6 ले लिया। अब देखो हमने माना भी ए टोटल काम करेगा 6 दिन में। ए को काम करने में 6 दिन लगाता है, लेकिन ये बी से डबल दिन लगा रहा है, तो इसका मतलब बी कितने दिन लगाएगा, 3 दिन लगाएगा। सी का 3 गुना समय लगा रहा है तो इसका तीसरा हिस्सा कितना आएगा, 2। भाई सी अगर कोई काम 2 दिन में करता है तो ये कितने दिन में करेगा, 3 गुने समय में 6 दिन में। बी कोई काम 3 दिन में कर रहा है तो ए उसके डबल समय में करेगा, कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। तो ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। बी उस काम को 3 दिन में, सी उस काम को 2 दिन में। ये इन तीनों का अलग अलग काम करने का दे दिया। अब इसने कहा कि वे तीनों एक साथ काम करते हुए 2 दिन में कोई काम पूरा करते हैं। ठीक है, 2 दिन में वो काम पूरा, कोई भी काम दे दिया और तीनों मिलकर उसको 2 दिन में पूरा कर दिया। अगर ये नॉर्मल ऐसे कोई काम करेंगे तो कितना दिन में पूरा करेंगे भाई, 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6, 6 काम 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, तो 6 और इनकी क्षमता जोड़ेगी 3 और 3 6, यानी कि 1 दिन में। भाई अगर ये नॉर्मल ऐसे काम करते हैं ना, एक 6 दिन में, बी 3 दिन में, सी 2 दिन में, तो ये काम कितने दिन में पूरा करेंगे, 1 दिन में। लेकिन इसने कहा कि इन्होंने तीनों ने मिलकर काम 2 दिन में पूरा करा है, इसका मतलब काम डबल था। काम डबल था तो इसका मतलब ये दिन भी डबल लगाएंगे। तो बी यहाँ पर 3 दिन लगा रहा था तो बी डबल काम करने में कितना दिन लगाएगा, 6 दिन लगाएगा। इसने पूछा बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो बी अकेला 6 दिन में करेगा। क्योंकि देखो शुरू में जब हमने जो पहली लाइन दे रखी है इससे हमने निकाला है ए कोई काम अगर 6 दिन में करेगा तो बी उस काम को 3 दिन में करता है और सी उस काम को 2 दिन में करता है। जब ये तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो टोटल 1 दिन में काम पूरा हो जाएगा 6/6 करके। लेकिन इसने कहा कि काम 1 दिन में पूरा नहीं होना चाहिए, काम 2 दिन में पूरा हुआ, इसका मतलब काम डबल था। काम डबल था तो इन्होंने दिन भी डबल लगाएंगे अकेले करेंगे तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 है, ये सोल्व करना है और इसके अंदर फार्मूला लगेगा बोर्ड मास का, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट तो सारा एक ही है, ऑफ कहीं लिखा है नहीं लिखा, ये रखा ऑफ 8 ऑफ 3 ऑफ 7, मतलब 8 गुणा 3 गुणा 7, 7 तिया 21 और 21 8 है 168। तो मतलब लास्ट के 3 अंकों की जगह क्या लिखना है हमें, 168। अब पहले गुणा और भाग का सोल्व करो, ये है तो अब क्या आएगा 72 गुणा में 81, 81 के नीचे कितना आएगा 162। ये काटोगे तो 2 से और ये 2 से काटो कितना आएगा 36। जो 3 संख्याएं हैं इनको काट कर कितना आ गया हमारा 36 आ गया। लास्ट के तीनों को काट के कितना आया था 168, माइनस ये दे रखा है अब 152 गुणा में 6 और बटे में कितना है 38, काट दो 4 से कट जाएगा, 6 चौक 24, तो ये माइनस का 24 प्लस में 168।
68, ये आएगा यहाँ पर। 36 में से 24 गया कितना बचेगा 12, 168 में 12 जोड़ दो कितना आएगा 180। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा 180। पहले ये तीनों सोल्व करो, माइनस, फिर ये तीनों सोल्व करो, प्लस, फिर ये 3, 8 गुणा 3 गुणा 7, अलग अलग 3 पेयर बनेंगे, फिर सारा जोड़ घटा करना है सीधा सीधा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 दिया है, एक वस्तु पर 400 रुपए अंकित किया जाता है और उस वस्तु को 25% छूट पर बेच दिया। छूट के बाद भी दुकानदार को 20% लाभ मिला तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। कहने का मतलब है कि हमने वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया, तो लाभ कितना था 120, यानी कि वो वस्तु किसने बेची 120 में। दुकानदार ने वो वस्तु 120 में बेची होगी तभी तो 100 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन उसने बेची कितनी है 400 रुपए पर 25% की छूट दे दी, तो कितने बचेगा 3/4 पे 25% मतलब 1/4। कोई वस्तु का 1/4 हिस्सा छूट दे दी तो कितने में बचेगा 3/4 पर बेचेगा, तो कितने में बेची यानी कि 300 रुपए में। 400 की वस्तु पर 25% की छूट देंगे तो कितने में बेची जाएगी 300 में। 120 का मतलब दे दिया 300, तो 100 का मान निकालना है, तो 300 बटे में 120 गुणा में 100। काट दो, अब 1 0 से 1 0 कर जाएगी, 3 चौक 12, 3 दाए 30, फिर 4 से काट दो 25, तो 25 गुणा 10 करेंगे कितना आ जाएगा 250 रुपए। ऑप्शन डी इसका उत्तर आ जाएगा। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था 250 रुपए था। 250 रुपए की वस्तु उसने कितने में बेची है 300 रुपए में बेची है, 400 रुपए उसका एमआरपी था। एमआरपी है, डिस्काउंट दे दिया, यहां से क्या आ जाएगा पहले सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस दे दिया 120% के बराबर, भाई लाभ है 20%, तो मतलब जुड़ेगा 120% की वैल्यू आएगी सेलिंग प्राइस 300 रुपए। 100 की वैल्यू निकालनी तो बटे में 120 गुणा में 100, तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 250 रुपए। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 दिया है कि एक विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी के अंदर कुल 70,000 विद्यार्थी हैं। 14% विद्यार्थियों की म्यूजिक पसंद है, केवल म्यूजिक। 22% को केवल डांस पसंद है। 35% को केवल स्पोर्ट्स पसंद है, और जो बच गए उनको तीनों खेल पसंद है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको तीनों पसंद है, समझ गए। देखो 14 वाले ये 22 और ये 35, इन तीनों को जोड़ दो भाई। 14% ऐसे जिसको सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक से मतलब है, 22% को सिर्फ डांस से, और 35% को सिर्फ खेलने कूदने से। टोटल कितने परसेंट हो गए भाई, ये 35 और 22 करेंगे तो 57, 57 और 14 71। 71% बच्चे ऐसे हैं जिनको एक एक खेल पसंद है, तो बच गए जो वो है जिनको टोटल खेल। 100% में से 71 घटाएंगे तो कितना बचेगा 29%। 29% बच्चे वो है जिनको तीनों चीज पसंद है, तो 70,000 का हमें 29% निकालना है, क्योंकि उसने पूछा है कि तीनों को पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो 70,000 का 29%, 29 गुणा 7 कर दो, 9 7 63, और 7 दूनी 14, 14 6 20, 20,300। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। 70,000 का हमने सिर्फ और सिर्फ 29% निकालना है, ये चीज इसके अंदर पूछी गई है। ये मत करना भी पहले इसका 14% निकालोगे, फिर इसका 22% निकालोगे, फिर इसका 35%, फिर वो जोड़ के इसमें से घटाओगे। सीधा परसेंटेज पे चलो, इसका जो तीनों का सम बनेगा कितना परसेंट बनेगा 71%। तो बच गए कितने 29%, वो बचे जो तीनों खेल पसंद करते हैं। तो 70,000 का सीधा 29% निकाल देना है। सवाल नंबर 17 है, ये दे रखी है भाई, कक्षा दे रखी है अलग अलग, 4 क्लास दे रखी है, उनमें चॉकलेट दे रखी है और विद्यार्थी दे रखे हैं। इसको ये बताना कि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त चॉकलेट की औसत ज्ञात करें। प्रत्येक विद्यार्थी को एवरेज कितनी चॉकलेट मिलेगी। 105 चॉकलेट है, 21 बच्चे हैं यहाँ पर, हर बच्चे को 5 चॉकलेट मिलेगी। इसमें हर बच्चे को 3 मिलेगी, इसमें भी हर बच्चे को 3 मिलेगी, इसमें हर बच्चे को लगभग 4 चॉकलेट मिलेगी। इनकी टोटल एवरेज आपको बतानी है, एवरेज बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा, ये भी ध्यान रखना, लगभग 3.8 के तकरीबन उत्तर आएगा इसका। सवाल नंबर 18 दिया है, 18,500 रुपए धनराशि टी वर्षों के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई। प्राप्त ब्याज धनराशि 10,900 रुपए, तो टी का मान बताओ। ठीक है, 15,000 रुपए थे, 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 30 साल के लिए इन्वेस्ट की गई, और लास्ट में हमें मिलते 10,920 रुपए का ब्याज। टी का मान बताओ। टी का मान बताना कितने साल के लिए वो राशि इन्वेस्ट की गई थी। अब इसके दो तरीके हैं, पहले तो भाई इसका निकाल के देख लो। 15,000 रुपए हैं, पहले एक साल का निकलेगा 20% के हिसाब से। ठीक है, 15,000 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 15 दूनी 30, 3,000 रुपए। उसके बाद फिर दूसरी साल का, तो इसका भी 3,000 रुपये आएगा।
और इसका 3000 का 20,000 करेंगे तो 20% करेंगे तो 600 रुपये आएगा। 6600 ही हुआ अभी तो। फिर तीसरी साल का निकालो, फिर यहाँ पे 3000, फिर यहाँ पर 600, फिर यहाँ पे भी 600, और फिर 600 का 20% करेंगे तो 120, यानी कि 3 साल उत्तर आएगा ऐसे। अगर ये हम जो ट्री मेथड से सोल्व करेंगे तो 3 साल इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 15,000, फिर इसका 20% से 1 साल का, फिर दूसरी साल यहाँ पे भी ब्याज, फिर तीसरी साल इसका ब्याज, इसके ब्याज का ब्याज, इसके ब्याज का ब्याज, और ये जो ब्याज था पहले वाला इसका भी ब्याज। 3 बड़े, 3 छोटे और एक सबसे छोटा, ये जोड़ेंगे तो 10,920 आएगा, यानी कि टी का मान 3 साल आ जाएगा। ये तो है ट्री मेथड से। दूसरा तरीका क्या है, 20% कितना होता है, 20/1/5, यानी कि 20% होता है 1/5 के। ये मूलधन है, ये ब्याज है, अगर जोड़ेंगे तो मिश्र धन कितना बनेगा, 25,920 रुपया। 15,000 रुपए का 25,920 हो गया। ये जितना कटता है ना उनको काट दो। ठीक है, काटो एक बार, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब ये काट लो 1500 को और 2592 को। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 750। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 छिक 12, 1296 और 750। फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 5 10, 375। ये 2 से काटेंगे तो 2 छिक 12, 2 चौकी 8, 2 8 16, 648। अब ये देखो 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, और ये कटेगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छिक 18, 125 और 216। अब ये देखो किसका क्यूब बन रहा है, ये 5 का क्यूब और ये 6 का क्यूब बन गया। 5 का क्यूब और 6 का क्यूब का मतलब क्या है, 5 से 6 हो गया। 1 रुपए का ब्याज मिला है, 1/5 करें कितनी रेट आएगी, 20%। 20% हमें दे रखे है और ये क्यूब हो गया, तो इसका मतलब टाइम कितना है, 3 साल। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा 3 साल। सवाल नंबर 19 है कि एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए में एक बाइक और कार खरीदी। कार को 20% लाभ पर, बाइक को 20% लाभ पर, कार को 10% हानि पर बेच दिया। टोटल 5% का लाभ हुआ। बाइक की कीमत बताएं। देखो, बाइक बेची 20% लाभ पर, कार बेची 10% हानि पर, ओवरऑल लाभ हुआ 5%। इनका अंतर निकाल दो। 10 और 5 का अंतर कितना आएगा, ये 15 बचेगा, और इधर 20 और 5 में से भाई एक में जुड़ेगा और एक में घटेगा। जो कम है उसमें जुड़ता है, जो ज्यादा उसमें से घटेगा। ठीक है, ये 5 इसमें जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और ये इसमें जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 5 और 15 यानी कि 1:3 के अंदर 5 लाख रुपए है वो 1:3 के अंदर बांटे गए हैं। 1:3 का मतलब टोटल 4। 4 की वैल्यू दे दी 5 लाख। पूछा किसका है, बाइक का। 1 की वैल्यू पूछी है, वो आपको निकाल देनी है। ठीक है, ये दूसरा तरीका अगर आप सोल्व करना चाहो तो। भाई बाइक का प्राइस हमने x रुपए मान लिया, तो कार कितने की हो जाएगी, 5 लाख में खरीद दी थे दोनों, तो कार का आ जाएगा 5 लाख माइनस x। अब 22 बेचिए 20% लाभ पर, x का 20%, कार बेचिए 10% आने पर, तो माइनस कितना, 10% ऑफ जो कार का प्राइस है वो, बराबर ओवरऑल 5% का लाभ, यानी कि 5 लाख का 5%। ये है 20% x का, 20/100 गुणा में x, 10/100 गुणा में ये, और 5/100 गुणा में ये। सारा 100 से 100 कट जाएगा। लास्ट में जब x का मान निकालेंगे तो 2.5 लाख रुपए हमारा उत्तर आ जाएगा। 2.5 लाख रुपए। बाइक की कीमत हमने x मानी थी, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2.5 लाख रुपए। सवाल नंबर 20 देखो, एक ठेकेदार एक सड़क को 120 दिन में पूरा करने का लेता, 100 मजदूर नियुक्त करता, 45 दिन बाद काम 1/4 हुआ, तो इसमें लगेगा MDH का, मैन डे आवर अपन में वर्क। यहाँ पर 1/4 काम हुआ है, और इधर काम कितना हुआ, 3/4। ठीक है, शेष काम देखो 45 दिन का काम हो गया, शेष कितने दिन का काम बच गया, वो 75 दिन का। ठीक है, x दिन में काम पूरा करेंगे 75 दिन का, और ये 100 का। यहां से आपको x का मान निकाल लेना है। देखो इसके अंदर टोटल काम कितने दिन का बच गया, 75 दिन का बच गया। भाई 45 दिन बाद उसने काम संभाला, 120 दिन में पूरा करना, तो 75 दिन में का मैन डे आवर वर्क का लगेगा। पहले 100 आदमी 45 दिन में जो काम करा है कितना, 1/4 काम, मैन डे आवर अपॉन में वर्क, बराबर M2 आदमी 75 दिन में काम करेंगे, 3/4 हिस्सा पूरा करना है। यहाँ से M2 का मान कितना आ जाएगा, 180। पहले 100 आदमी लगे थे, अब लग गए 180। इसने पूछा कितने एक्स्ट्रा आदमी चाहिए, कितने एक्स्ट्रा आदमी आ गए, भाई 80 आदमी एक्स्ट्रा। 100 तो थे हमारे पास, टोटल 180 होने चाहिए, तो कितने एक्स्ट्रा आदमी चाहिए हमें, 80 आदमी चाहिए। तो टोटल गिवन जो टाइम पीरियड है 120 दिन में काम पूरा करने के लिए, उसको 80 एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत पड़ेगी। आगे है सवाल नंबर 21। यदि दो संख्याएं 60 और 90 के बीच हैं, दो संख्या दे रखी है 60 और 90 के बीच की है, और दोनों संख्याओं का LCM और HCF, LCM तो है 340,
HCF है 17, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखो इसने लास्ट में क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना है, क्या होगा। ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। सबसे पहले तो इसमें देखो जो अंतर आएगा ना वो HCF आएगा। एक चीज ध्यान रखना, जो HCF दे रखा वो दोनों का अंतर रहेगा, मतलब HCF का मल्टीपल। अंतर 17 भी हो सकता है, 17 दूनी 34, 17 तिहाई 51, 17 चौक 68। अगर चार में से सिर्फ एक ऑप्शन होता 17 का मल्टीपल, तीन नहीं होते, तो हम ये लगा देते आंख बंद करके, क्योंकि HCF जो होता है हमेशा दो संख्याओं के बीच का गैप होता है, मिनिमम गैप होता है ये। ठीक है, उसी के जो गैप है ना उसका मल्टीपल मिलेगा हमेशा HCF के अंदर। अब देखो एक संख्या हमने मान ली x, देखो HCF दे रखा, कितना दे रखा है 17 दे रखा है, तो एक संख्या क्या हो जाएगी 17x और दूसरी क्या हो जाएगी 17y। हो गया, एक संख्या हो गई 17x और दूसरी कितनी होगी 17y। दोनों संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 340, यानी कि 17x गुणा y कितना हो जाएगा 340, क्योंकि क्या होता है एलसीएम, एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है, एलसीएम गुणा में HCF बराबर दोनों संख्याएं इनकी गुणा। एलसीएम है 340, HCF है 17, एक संख्या है 17x, दूसरी कितनी है 17y। 17 से 17 कट गया, 17 से काटेंगे 17 दूनी 34, 20 आ गया। इधर क्या बच गया x गुणा में y, यानी कि x और y की गुणा कितनी आ गई 20 आ गई। x और y की गुणा कितनी होनी चाहिए 20 होनी चाहिए। ठीक है, यहां से x और y कितना आ गया हमारा 20 आ गया। HCF दे रखा है 17, HCF दे रखा है 17, यानी कि दो संख्याएं, पहले तो ऐसे लो दो संख्याएं जिनका गुणा 20 बनेगा, 1 गुणा 20 और क्या होता है 4 गुणा 5 या 5 गुणा 4 कर लो, और 10 दूनी 20। और किन संख्याओं का मल्टीपल 20 होता है, तीन पेयर के अलावा कोई पेयर चौथा नहीं होता। तो अगर मतलब एक तो संख्या 1 गुणा 20 हो सकती है भाई, एक संख्या 1 है दूसरी 20 है, x का मान या तो हम 1 रख सकते हैं, y का 20 ये रखेंगे, तो एक संख्या आएगी 17 गुणा में x और दूसरी आएगी 340। ठीक है, इसको करेंगे 4 और 5 के हिसाब से, एक आएगी 17 चौक 68 और एक आएगी 17 5 85। यहाँ पे करेंगे तो 17 दाऊं 170 और 17 दूनी 34, तीन पेयर बन गए हमारे पास। भाई x गुणा y 20 होना चाहिए, तो ऐसे क्या बनेगा, x का मान या तो 1 रखेंगे तो y 20 आएगा, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 10 आएगा, x का मान 4 रखेंगे तो y का 5 आएगा। चाहे हम उल्टा ले लो, बात एक ही, क्योंकि 17x और y मान रखा हमने। संख्या क्या क्या बनेगी, या तो बनेगी 17 और 340 जिसका HCF 17 है और LCM 340, दूसरी बनेगी 64 और 85, तीसरी बनेगी 170 और 34। हो गया, लेकिन इसने प्रश्न में दिया है कि संख्या 60 और 90 के बीच में है, तो इन तीन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा है जो 60 और 90 के बीच में है, 64 और 85 का। देखो x गुणा y हमारा आ गया था 20, आ गया एलसीएम गुणा HCF बराबर दोनों संख्याओं की गुणा करके। अब x और y का क्या मान रखें, उनकी गुणा 20 आई, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 20 हो जाएगा, तो 20 आएगा। x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 5 रखना पड़ेगा, तब 20 आएगा। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 10 रखना पड़ेगा, तब 20 आएगा। ये तीन जोड़े बनते हैं हमारे पास, और कोई ऐसा जोड़ा दो संख्याएं नहीं है जिनकी गुणा करने पर 20 आए। 4 गुणा 5, 10 गुणा 2 और 20 गुणा में 1। इसका मतलब x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2, तो एक संख्या थी 17x और एक थी 17y। तो पहले क्या बनेगी 17 गुणा x का मान 1 है, कितनी बनेगी 17, 17 गुणा y का मान कितना है 20, तो कितना बनेगी 340। ये 60 और 90 के बीच में नहीं है, तो ये संख्या हम नहीं लेंगे। दूसरा जोड़ा है 4 और 5 का, ये बनेगा 17 चौक 68 और 17 5 85। तो वो दो संख्याएं जो 60 और 90 के बीच की हैं वो है 68 और 85। कौन सी संख्या है वो 68 और 85। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, तो 85 और 68 के बीच का अंतर कितना आ गया 17। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ये सवाल है थोड़ा समझ के करने का। सवाल नंबर 22 दिया है, यदि 40 और एक संख्या के दुगने का योग, भाई एक तो संख्या 40 दे दी, प्लस ट्वाइस ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर हमने x मान लिया, उसका डबल 2x किसके बराबर है 8 कम है किससे 4 टाइम ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के 4 गुणे के। तो वो संख्या थी x मानी थी ना, उसके 4 गुणे से 8 कम है। ये दे रखा है, कोई नंबर हमने x मान लिया तो उसका डबल 40 में जोड़ेंगे तो उस संख्या के 4 गुणे से 8 कम है।
देखो इसमें वो संख्या हमने x मान ली, 40 में इस संख्या का डबल जोड़ दिया, किसके बराबर है ये, उस संख्या के 4 गुणे से 8 का। 40 और 8 48 और 4x में से 2x गया, 2x बचेगा, x का मान कितना आ गया 24। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। सवाल नंबर 23 दिया है, अनुराधा ने एक पुस्तक खरीदी और उसे 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 20% कम में खरीदती, 75 रुपए कम पर बेचती तो 25% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। भाई उसने मान लो 100 रुपए में पुस्तक खरीदी थी और उसने 20% लाभ पर बेच दिया, कितने में बेच दी, 120 में बेच दी। अब इसने कहा कि अगर उसे 20% कम पर खरीदती तो कितने में खरीदी होगी, 80 में खरीदती। 75 रुपए कम पर बेचती तो 25% लाभ होता, भाई 80 में खरीदती और इसका 25% लाभ होता, तो 80 का 25% लाभ का मतलब 125/100, तो कितना हो गया ये, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 2 चौके 8, 2 5 10, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 चौके 100। कितने में बेचती, 100 रुपए में बेची है फिर उसने, लेकिन इसको 75 रुपए कम में बेचना था। पहले 120 की चीज 100 में बेची है, अब इसने कितने में बेची है, 20 का अंतर है। देख 20 का मान कितना दे रखा है, 75। 100 क्रय मूल्य है उसका निकालना है, कितना 5 गुना, तो 75 का 5 गुना कर दो, 5 5 25, 5 7 35 और 1 2 37, 375 रुपए। ये सवाल जो प्रॉफिट लॉस का है कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसकी गणित होती है। ठीक है, 100 रुपए हमने वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया, 20% लाभ पर कितने में बेचता, 120 में। इसने कहा कि अगर वो 20% उसने 20% कम में खरीदी होती, तो मतलब 80 में खरीदती और उसको 25% लाभ पर बेचती, 25% लाभ निकालेंगे, 80 का 125% करेंगे तो कितना आएगा, वापिस 100 रुपए ही आएगा। इन दोनों का अंतर इसने दे रखा है 75, लेकिन हमारा अंतर कितना है, 20। 20 का मान दे दिया 75, हमें 100 का मान निकालना है, क्रय मूल्य 100 माना था ना, तो इसका 5 गुना करा है ना, 20 5 100, तो 75 का भी 5 गुना कर दिया। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 में दिया है, यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो बेलन के नए आयतन और पुराने आयतन का अनुपात ज्ञात करें। देखो सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसने कहा रेडियस है वो डबल कर दी, आर की जगह 2r हो गई और एच की जगह क्या हो गया, h/2। तो जो नया जो आयतन आएगा, वॉल्यूम आएगा, और पुराने वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो देखो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई से तो पाई कट जाएगा, पाई छोड़ो, आर, आर कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर गुणा h/2, आर स्क्वायर एच बराबर इधर क्या रहेगा, आर स्क्वायर एच। अब 2r का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4r स्क्वायर, h/2, 2 से 2 काटेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि इधर क्या आ जाएगा, 2r स्क्वायर एच, और इधर ऑलरेडी r स्क्वायर एच है, ये कट जाएगा, क्या रेशियो आ जाएगा, 2:1, 2:1। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फार्मूला ये लगेगा बस, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से तो पाई कट जाएगा दोनों साइड से, आर की जगह लेना है 2r का होल स्क्वायर और एच की जगह लेना है h/2। सवाल नंबर 25, रोहित गेंदों की 2 पैकेट खरीदता है, 40 नारंगी रंग की और 60 पीले रंग की होती है। घर आने पर पता चलता है कि 10% नारंगी रंग की गेंद और 20% पीले रंग की गेंद जो है वो दोषपूर्ण है, यानी कि खराब है। तो कितने प्रतिशत गेंद दोषपूर्ण नहीं है। देखो उसने 40 बॉल खरीदी है ऑरेंज कलर की, 60 बॉल खरीदी है उसने येलो कलर की। अब उसने घर आके देखा कि 10% जो ऑरेंज बॉल है वो खराब है। भाई 40%, 40 बॉल खरीदी थी उसने, उसका 10% निकालेंगे, 40 का 10% कितना हो गया, 4 बॉल। तो यानी कि 4 खराब कितनी बॉल हो गई, 4 बॉल खराब है, तो ऑरेंज कलर की अच्छी बॉल कितनी बच गई, 36। खराब बॉल घटा दी इसने, ऑरेंज की 36 बॉल बच गई। 60 बॉल है येलो की, उसमें से 20% खराब है, तो 60 का 20% कितना होगा, 12, इसमें से 12 घटा दो तो कितने बच गया ये, 48। 48 येलो बॉल बढ़िया है और 36 ऑरेंज बॉल बढ़िया है। टोटल कितना हो गया, 48 और 36 जोड़ेंगे तो 84। टोटल बॉल कितनी हो गई, 60, ये 40, ये कितनी खरीदी थी, 100। 84 बॉल बढ़िया है, 100 में से गुणा में 100, 100 से 100 कट गया। तो कितने प्रतिशत बॉल ऐसी है जो डिफेक्टिव नहीं है, जो ठीक है, 84%, 84%। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ये हमारे 15 सवाल थे मैथमेटिक्स के।
शुरू में 10 क्वेश्चन रीजनिंग के करे थे और ये अब हमारे 15 क्वेश्चन मैथ के थे जो कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा और भी सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ हमने वहाँ पर डाल रखी है। 25% के बाद प्रश्न नंबर 26 और अब हम देखेंगे 15% किसके, जीएस के, जनरल साइंस के 15% अब हम इसमें करने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप डी के पेपर में जीएस 15 नंबर की अलग से आएगी, इन्होंने क्लियरली बता रखा है। प्रश्न नंबर 26 दिया है, न्यूक्लियन का मान क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियन क्या होता है। तो न्यूक्लियन जो होता है ये किसी भी एटम का मास नंबर होता है, मास नंबर ऑफ एनी एटम न्यूक्लियन होता है, यानी कि ये क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो किसी भी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 27 दिया है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फ्रूट जूस जो होता है उसको सेफ रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बेंजोइक एसिड का। देखो आंसर की में गलती से ऑप्शन बी छप गया जो गलत है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड हम दोनों का प्रयोग करते हैं इसके अंदर, बेंजोइक एसिड का भी प्रयोग करते हैं और एसिटिक एसिड का भी हम यूज करते हैं फ्रूट जूस को प्रिजर्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, किस खनिज को पीला केक कहते हैं, येलो केक किस मिनरल को कहा जाता है, प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम या फिर एल्यूमिनियम। येलो केक कहा जाता है यूरेनियम को, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 है, लिक्विड नाइट्रोजन का ताप कितना होता है, गर्म करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन किस टेम्परेचर पर गर्म होती है, -100 डिग्री, -300, -197 या -57। तो वो होता है -197 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा -197 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, एक बंद निकाय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, विच प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन ए क्लोज सिस्टम। देखो फिजिकल चेंज होगा तो इसका मतलब उसकी साइज वगैरह चेंज हो सकता है, ठीक है, डेंसिटी चेंज हो सकती है, उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है पार्टिकल्स की वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, चाहे फिजिकल चेंज कर लो केमिकल चेंज कर लो, मास हमेशा सेम रहेगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी की इकाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो इकाई है वो तो होती है टेस्ला, टेस्ला। इसके अलावा दूसरी जो इकाई है इसकी वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर। दोनों आपको ध्यान रखनी है, टेस्ला भी और वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है ये, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 है, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, मशीन गन जो केजीएफ चैप्टर 2 में देखी होगी ना आपको, जो लगा कर एक बार वो पुलिस थाने पे जो शूट करता वो वाले मशीन गन, तो ये करा था जेम्स पक्कल ने, जेम्स पक्कल ने मशीन गन्स का इन्वेंशन करी थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर रेशियो क्या रखता है, द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल गोइंग अप टू ए हिल माउंटेन मेंटेन्स द गियर रेशियो। गियर रेशियो कितना होना चाहिए, एक के बराबर, एक से कम, एक से ज्यादा, तो वो होना चाहिए एक के बराबर या एक से ज्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 गियर रेशियो होना चाहिए। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी के केंद्र पर किस पिंड का भार क्या होता है, किसी भी पिंड का, भाई जो पृथ्वी का जो सेंटर है एकदम बीच जो धरती का अंदर, वहां पर किसी भी बॉडी का वेट कितना होगा। देखो वेट क्या होता है, W इजिकल टू mg, एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उस पर डिपेंड करता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जी पे डिपेंड करेगा।
पृथ्वी के सेंटर पर जी हमेशा क्या हो जाता है, जाकर जीरो हो जाती है। पृथ्वी का जो सेंटर है ना एकदम बीच, जो धरती के अंदर बीच के धरती का, वहां पर जो जी का मान है वो जीरो है। सतह पर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो वेट कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। तो पृथ्वी के सेंटर पर किसी भी बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मास पूछता तो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। धरती के अंदर बाहर कहीं भी चले जाओ, इक्वेटर पे चले जाओ, हेमिस्फेयर पे चले जाओ, सब जगह मास कांस्टेंट रहेगा। वेट पर फर्क पड़ेगा, सेंटर पे वेट जीरो है, इक्वेटर पर मैक्सिमम है। अगला है प्रश्न नंबर 35। किसका प्रयोग तापमान मापने की इकाई में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेजर द टेम्परेचर? टेम्परेचर किससे नापते हैं हम? डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते हैं और केल्विन में नापते हैं। ठीक है, तो इसके सारे ऑप्शन हैं जो सही हो सकते हैं। भाई केल्विन में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं। तीनों यूनिट याद रखनी है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। अगला है प्रश्न नंबर 36। ए सडन हेरिटेबल चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड? एक जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को क्या बोलते हैं? भाई जो हेरिटेज जो थे, मतलब जो पहले से गुण आ रखे थे वो एकदम से बदल देना, क्या कहलाता है वो? रिप्रोडक्शन नहीं, कस्टमाइजेशन नहीं, क्लोन नहीं, ये होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है वो। ए सडन हेरिटेबल चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37। वेजिटेबल कल्चर क्या कहते हैं? साइंस ऑफ वेजिटेबल कल्चर, और वो होता है ओलिकल्चर। इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर। आपको ये नाम याद रखना है, ओलेरिकल्चर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। प्रथम वैक्सीन किसने बनाई थी? सबसे पहली वैक्सीन किस बीमारी की बनी थी? चेचक की। किसने बनवाई थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी, सबसे पहला टिक्का लगाया था। किस बीमारी का था? ये चेचक का था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, नंबर 39 क्वेश्चन। कौन सा रासायनिक पदार्थ पोषक तत्वों से समृद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स? जीवनाशी, उर्वरक, खाद या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड? तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो सब्सटेंस होते हैं, देखो खाद और उर्वरक दोनों लिख रखा है इसके अंदर। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का हिंदी में भी खाद लिख दिया और उर्वरक भी लिख दिया। इसका प्रॉपर आंसर क्या आएगा? इसका खाद आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित कौन सा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय, बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस और फंगस? तो वो आएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। आंसर की में इसका भी आंसर बी दिया है जो कि गलत है। ऑप्शन ए आंसर आएगा बैक्टीरिया। ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जीएस के जो हमने देखे हैं। ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के हमारे 40% हो चुके हैं। 10% रीजनिंग के, 15% मैथमेटिक्स के और 15% जीएस के हमने करे हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा। जीएस के बाद अब हम करेंगे हिंदी। 10% हिंदी के, उसके बाद 10% इंग्लिश के, उसके बाद जीके और फिर लास्ट में 25% हरियाणा जीके के करेंगे। तो प्रश्न नंबर 41 हिंदी के 10% है। सतसई शब्द में कौन सा समास है? सतसई, सत मतलब सात। जिस समास में गिनती आए तो कौन सा समास हो जाएगा? वो द्विगु समास। जिस समास में 1 2 3 4 ऐसे गिनती आए वो होगा द्विगु समास, और जिस समास के बीच में ऐसे डैश आ जाए वो होता द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 42 है, मैंने पत्र लिखा कौन सा काल है? देखो है तो भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में तो कोई ऐसी बात जो पूरी ना हुई हो, जिस पर डाउट हो, तो ऐसी तो कोई बात नहीं। इसने कहा कि मैंने पत्र लिखा, क्या हो गया? ये पूर्ण भूतकाल, मैंने पत्र लिखा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है?
आपको इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है। उल्लास, पाठशाला, अवज्ञा, नौकरी। देखो मैं नौकरी करी, उसकी बात की अवज्ञा करी। अब इनमें से एक बताओ। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पाठशाला। पाठशाला भी स्त्रीलिंग भाव है, सॉरी पाठशाला नहीं, उल्लास आएगा। पाठशाला भी स्त्रीलिंग है, ठीक है, वहां पर पाठशाला खोली गई थी ऐसे। तो ऑप्शन ए है उल्लास जो पुल्लिंग शब्द है। आगे है प्रश्न नंबर 44। प्राचीन किस प्रकार का विशेषण शब्द है? प्राचीन कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, परिणाम, संख्या या गुणवाचक? तो प्राचीन उसकी गुण के बारे में बता रहा, कैसा वो पुराना है। तो गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 का। 45 नंबर है अकर्मक का विलोम बताओ। तो हमने पढ़ रखा है ना क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक का विलोम क्या हो जाएगा? सकर्मक, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 46। कौन सा शब्द चिड़िया का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कहने का मतलब है 4 में से 3 शब्द है जो चिड़िया का पर्यायवाची है। द्विज, खग, विहग, ये सारे पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जो क्षीर शब्द है ये नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? ये है पानी का। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी वाला नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? पानी का पर्यायवाची है ये। प्रश्न नंबर 47 है कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? बूंद, शाड़ी और कंपन। तो इनमें से कौन सा शब्द एक तद्भव शब्द है? तो वो आएगा बूंद, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48। परिवार किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? परिवार, परिवार किसको दर्शाता है? एक सारे समूह को दर्शाता है ये, समूहवाचक संज्ञा। परिवार कैसा संज्ञा शब्द है? समूहवाचक संज्ञा शब्द है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? मतलब 4 में से 3 शब्द शुद्ध लिखे गए, एक अशुद्ध है, वो बताना है। प्रतिछाया भी सही लिखा गया है, वाल्मीकि भी सही है, तात्कालिक भी सही है, अनुग्रहित गलत है। अनुग्रहित में क्या गलती है? इसमें छोटी सी गलती है, अनुग्रह और ये ही पे जो मात्रा आएगी बड़े ई की मात्रा आएगी। छोटा ई दे रखा है, इसकी जगह बड़ा ई की मात्रा आएगी, अनुग्रहित। तो कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन सी वाला, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 49 का। उसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 50। अक्षय, त्रय और ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन हैं? अक्षय, त्रय और ज्ञ, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन। तो ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ये हमारे 10 प्रश्न थे हिंदी के। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? तो वो है नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आपको ज्वाइन करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। काफ़ी सारी पीडीएफ डाल रखी है, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलेगा। अब आगे है प्रश्न नंबर 51 और यहाँ से अब हम 10 प्रश्न करेंगे इंग्लिश के, ठीक है। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है और इसमें फिल इन द ब्लैंक हमें करना, खालिस्तान हमें भरना है। इंडियाज डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट नीड टू अर्जेंटली डिवाइस काउंटर मेजर्स टू ब्लैंक सच वल्नरेबिलिटीज। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा मिटिगेट, ऑप्शन डी किसी चीज को कम करना, ठीक है, किसी के नुकसान को कम करना, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। 52 जो वर्ड दिया है ये, इसका आपको अपोजिट बताना है, यानी कि इसका क्या बताना है आपको? एंटोनियम बताना है, ठीक है। एंटोनियम आपको बताना और वर्ड है इम्पिक्यूनियस। इम्पिक्यूनियस का मतलब क्या होता है? गरीब, जिसके पास कम पैसा हो, जिसके पास कोई पैसा ना हो। तो एफ्लुएंट क्या होता है? जिसके पास क्या हो? प्रचुर मात्रा में हो, यानी कि धनी व्यक्ति को बोलते हैं। तो गरीब का उल्टा धनी होएगा, एफ्लुएंट, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है और इसको आपको वॉइस चेंज करनी है। द सर्वेंट इज कीपिंग माई हाउस टाइडी।
द सर्वेंट इज कीपिंग माई हाउस टाइडी। तो इसमें क्या आएगा, माई हाउस इज का क्या आएगा, इज बीइंग केप्ट टाइडी बाय द सर्वेंट। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस था और ये इसका पेसिव वॉइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है और इसमें आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी एम्बेसडर की। एम्बेसडर की करेक्ट स्पेलिंग क्या आएगी, वो होता है राजदूत। एम्बेसडर को क्या बोलते हैं, राजदूत। अब इन चारों में से आपको खुद को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है एम्बेसडर की। राजदूत हम कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है, क्योंकि आप बहुत बार पढ़ते हो, पॉलिटी के अंदर भी खूब पढ़ा होगा ये। ठीक है, छोटी सी स्पेलिंग है, आपको याद होनी चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 55 और ये है PQRS। PQRS अरेंज करना है इनको एक सेंटेंस की फॉर्म में। ठीक है, देखो पहला है कि द कॉपी आफ्टर रीडिंग हर कमेंट आई फील लाइक यू डिड लिव। अगला है आई डो नॉट एग्री विद रोमा बट सिंस यू शेड यू हैव चेंज्ड। टू पॉइंट आउट राइट बिफोर यू गेट इनटू इट ए ट्रांजिशन फॉर व्हाट यू वर ट्राइंग। तो इसमें देखो कहां से क्या कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो यहां से I do agree with Roma, but since you said you have changed the copy after reading her comment, I feel like you did leave a transition for what you are trying to point out right before you get in। ये फुल स्टॉप नहीं, ध्यान रखना कहीं भी, ये खुद के हिसाब से फुल स्टॉप तो वैसे सेंटेंस के लिए दे रखे इन्होंने। सेंटेंस देखो ऐसे बनेगा, द कॉपी आफ्टर रीडिंग हर कमेंट आई फील लाइक यू डिड लीव ए ट्रांजेक्शन फॉर व्हाट यू आर ट्राइंग टू पॉइंट आउट राइट बिफोर यू गेट इनटू इट। क्या बनेगा, QPSR, ये बनेगा इसका QPSR। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 55 का। 56 इसमें एरर बताना है, एरर फाइंड आउट करना है किस पार्ट में एरर है। द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन vehemently refused the allegation that he had taken bribes। देखो द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन नहीं होता, ये क्या आएगा, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्री। फॉर की जगह क्या आएगा, ऑफ। ऑप्शन ए में ही एरर इसमें दिया गया है। 57 इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इन एडवर्टेंस की। इन एडवर्टेंस INADVERTENCE, ए नहीं आएगा, ई आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, एडवर्टेंस, इन एडवर्टेंस। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। 58 इडियम बतानी है आपको, सैलड डेज। सैलड डेज मतलब हरे भरे हरियाली वाले जवानी वाले दिन। द पीरियड व्हेन यू आर यंग एंड इनएक्सपीरियंस, सैलड डेज। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ये दिया है डिफिकल्ट टू हैंडल, जिसको हैंडल करना कठिन हो। जिसको हैंडल करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट टू हैंडल, ये होता इंट्रैक्टेबल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60 है, जो ब्रैकेट में दे रखा है ये बताओ ये सही है या इसकी जगह चेंज करना है कुछ। द स्टोरेज ऑफ ई सिगरेट्स शैल नाउ बी punished with imprisonment of up to 6 months or a fine of ₹50,000 or both। punished with की जगह क्या आएगा, punishable of, punished to या फिर punishable with, तो ये आएगा punishable with। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। तो ये हमने 10 क्वेश्चन इंग्लिश के देखे हैं। ठीक है, 10 हिंदी के 10 इंग्लिश के। इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा। प्रश्न नंबर 61 और ये अब हम करेंगे जीके के। जीके के 15% अब हम करेंगे, लास्ट में फिर 25% बचेंगे, वो हम करेंगे हरियाणा जीके के। 15% में नेशनल जीके, वर्ल्ड जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चन इसके अंदर शामिल हैं। तो प्रश्न नंबर 61 दिया है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है।
रिलीजियस रिचुअल्स कौन सा वेद है? तो वो है यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। देखो गाने बजाने से आता तो होता सामवेद, अगर गाना बजाना होता तो सामवेद आएगा। अथर्ववेद होता जादू टोने से, तंत्र मंत्र से। धार्मिक अनुष्ठानों से कौन सा संबंध है? यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 62 है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ किया था? महापरिनिर्वाण यानी कि देह त्याग, तो ये कहाँ करा था? कुशीनगर के अंदर। कहाँ किया था ये? कुशीनगर बिहार के अंदर किया था। कहाँ पर है? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। महापरिनिर्वाण बुद्ध ने कहाँ किया था? कुशीनगर के अंदर। प्रश्न नंबर 63, प्रसिद्ध यात्री और लेखक इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? इब्न बतूता, इसने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सा? रहला। रहला नामक पुस्तक लिखी थी इब्न बतूता ने। प्रश्न आया था सीईटी के अंदर, पिछले सीईटी में आया था, इब्न बतूता किस महाद्वीप से आया था? कौन से महाद्वीप से आया था, यानी कि जो देश है वो कौन से महाद्वीप में है? तो ये आया था अफ्रीका महाद्वीप से। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देश का नाम क्या था? मोरक्को देश। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, देश का नाम था मोरक्को। कौन से देश है ये? अफ्रीका कंट्री, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है मोरक्को, ध्यान रखना। सीटी का पेपर है उसमें अफ्रीका ऑप्शन में दिया था, मोरक्को ऑप्शन में नहीं दिया था। इसने पुस्तक लिखी थी, रहला नामक पुस्तक लिखी थी इब्न बतूता ने। प्रश्न नंबर 64, काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया? काकतीय डायनेस्टी कहाँ की है ये? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है ये? आंध्र प्रदेश की, दक्षिण भारत की, काफी शक्तिशाली ताकतवर। किस वजह से नाम पड़ा? ये एक देवी की पूजा करते थे। कौन सी देवी की? काकती देवी की पूजा करते थे ये। इनका अंत किस वंश ने किया? दिल्ली सल्तनत ने। दिल्ली सल्तनत से भी कौन था ये? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय वंश का अंत करा था। इससे पहले खिलजी ने भी वहां पर आक्रमण करा था। खिलजी एक बार तो हार गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करा था काकतीय वंश पर, तब हार गया था अलाउद्दीन खिलजी। फिर गयासुद्दीन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था तुगलक वंश का, उसने इनको निपटाया था लास्ट में। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 65 दिया है, नवाब सुरोजदौला का एक बगीचे के बीच में सफदरजंग मकबरे का निर्माण कहां पर है? देखो सफदरजंग पूछा है। सिराजुद्दौला का मकबरा कहां पर? सफदरजंग, एक बाग के अंदर। तो सफदरजंग कहां पर है? दिल्ली में। सफदरजंग कहां पर है? दिल्ली में। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 66, वास्को डी गामा भारत कब आया? वो पढ़ा होगा ना, जोक सुना हो, किस में आया? जाडा में आया, सर्दियों में। कैसे बता? लो कोट पहन रखा था फोटो में। सबसे पहले किस बंदरगाह पर आए थे? कोझिकोड बंदरगाह, जिसको वर्तमान में कालीकट बंदरगाह कहते हैं। वास्को डी गामा कब आया था ये? 1498 में आया था, 1498। प्रश्न नंबर 67 है, किस विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का? लिखित संविधान सबसे लंबा भारत का है। ऑप्शन सी उत्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 70, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये लाइन किसने कही थी? ये लाइन कही थी भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने ये लाइन कही थी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 68 का। प्रश्न नंबर 69 है, भारतीय मानक समय रेखा जो IST जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो रेखा है, वो 82.5 डिग्री से गुजरती है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ये लाइन गुजरती है। तो ये किस जगह से गुजरती है? भारत के किस शहर से ये लाइन गुजरती है? तो 82.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर जो हमने मान रखी है, जिसके आधार पर हमारा देश GMT से 5.5 घंटे आगे है समय जो हमारा, तो वो गुजरती है नैनी नामक जगह से। नैनी, इलाहाबाद के अंदर नैनी नामक जगह है, वहां से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी जो रेखा है, ये देशांतर रेखा जो पूर्वी 82.5 डिग्री, ये इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से गुजरती है, प्रयागराज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर है ये। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका।
प्रश्न नंबर 70 देखो, केरल से गुजरने वाली अक्षांश कहाँ से गुजरेगी? देखो क्या जबरदस्त प्रश्न है। अक्षांश रेखा, जैसे ये पृथ्वी है, तो अक्षांश रेखा कैसे जाएगी? ऐसे जाती है, ऐसे देशांतर ऐसे खड़ी होती है। तो अब इसने कहा कि केरल से जो लाइन गुजरेगी वो किस स्टेट से जाएगी? तो जैसे ये हमारा इंडिया है मान के चलो ऐसे, तो यहाँ पर केरल है, तो केरल के सिद्ध में से ऐसे लाइन जाएगी, तो इधर कौन सा स्टेट है? तो ये कौन सा है? तमिलनाडु, क्योंकि राजस्थान ऊपर है, उत्तराखंड और भी ऊपर है, ठीक है, और तेलंगाना ये इधर कोने में है। केरल के बिल्कुल सामने कौन सा है? तमिलनाडु है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 71 दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा? कृषि, पशुपालन, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 71 का। देखो ये 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों आपको याद करने हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी करके 3 सेक्टर आते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, तीनों आपको देखने हैं। जैसे सर्विसेज किसके अंदर आता है ये पूछ लेता है कई बार, हेल्थ है, जब बैंकिंग फैसिलिटीज है किस सेक्टर के अंदर आती है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, किसके अंदर आती है, सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 72 है, कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? कलारीपट्टू, तो कलारीपट्टू कहाँ का है? केरल का। कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? केरल का। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 72 का, केरल आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 73 दिया, पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष वे बजाते थे बांसुरी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक थे। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 73 का। प्रश्न नंबर 74, इब्राहिम अलकाजी किस क्षेत्र के प्रसिद्ध शख्सियत हैं? इब्राहिम अलकाजी, तो ये है थिएटर स्टेज के, भारतीय सिनेमा के जो नाट्य मंच है इस पर काफी बड़ा योगदान रहा है इनका, इब्राहिम अलकाजी का। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75, पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित रखते थे? पंडित भीमसेन जोशी ये किससे थे? शास्त्रीय संगीत से। पंडित भीमसेन जोशी जी का संबंध किससे था? शास्त्रीय संगीत से, क्लासिकल म्यूजिक से। देखो ये हमने 75 तक जो 15 प्रश्न करे हैं ना, ये हमने जीके देखे हैं, इसमें इकोनॉमिक्स का भी था, पॉलिटी का भी था, हिस्ट्री का भी था, ज्योग्राफी का भी था। अब आगे हम 25 प्रश्न करेंगे 76 नंबर से लेकर 100 तक, और ये सारे किसके हैं? हरियाणा जीके के। आखिरी 25 प्रश्न हरियाणा जीके के अब हम करने वाले हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। काफी सारी पीडीएफ दे रखी है वहां पर, आप हिस्ट्री में जाके देखो, उसकी हिस्ट्री चेक करो खोल के, बहुत सारी पीडीएफ डाल रखी है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल, हर सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ डाल रखी है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 76 और यहां से अब लास्ट के 25 प्रश्न करेंगे हरियाणा जीके के। तो प्रश्न नंबर 76 दिया है कि भारत के सबसे बड़े योद्धा गणराज्य कौन सा था? योद्धा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो सीधी सी बात है कौन सा आएगा? वो हरियाणा। कौन सा आएगा? हरियाणा। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77, खालिस्तान में पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था। कहां पर एक ऐसी खोज हुई जिससे पता चला कि हरियाणा पर किसका था शासक? मौर्यों का एक शासक था। सारनाथ ये तो हरियाणा में नहीं है, सुगबी और सिलोन भी, तो कहां से पता चला ये हमें? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र के अंदर जो खोज हुई है वहां से हमें पता चला कि हरियाणा जो है वो मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, औरंगजेब दिल्ली की सल्तनत पर कब बैठा? 1628 में। अगला है प्रश्न नंबर 79, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत हरियाणा के किस जिले के जिला बोर्ड और समिति ने विधानसभा के सदस्य का चुनाव करने का निर्णय लिया था? मार्ले मिंटो एक्ट आया था 1909 के अंदर, तो हरियाणा में ये डिसाइड हुआ था कि भाई जो चुनाव होंगे विधानसभा के, बोर्ड और समिति ने किस किस डिस्ट्रिक्ट ने कहा था कि हम मार्ले मिंटो एक्ट के तहत चुनाव करवाएंगे? तो वो हिसार, गुड़गांव और रोहतक। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, तीनों डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल थे। ऑप्शन डी।
प्रश्न नंबर 80 दिया है, दोमट मिट्टी कौन सी फसल अधिक उत्पादित होती है दोमट मिट्टी में? तो इसमें गेहूं, चावल, कपास सारी फसलें होती हैं। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 80 का, ऑल ऑफ अबव। प्रश्न नंबर 81 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। चार स्टेटमेंट दे रखी, कौन सी सही है कौन सी गलत है ये बतानी है आपको। कोटला झील मेवात में एक मानव निर्मित झील है, बिल्कुल सही बात है। कोटला कहां पर है? मेवात के अंदर, और एक मानव निर्मित झील है ये कोटला झील। भिंडावास झील महेंद्रगढ़, नहीं भाई, भिंडावास कहां पर है? ये झज्जर के अंदर है, ये महेंद्रगढ़ में नहीं है, ये गलत हो गया। सुल्तानपुर झील फरीदाबाद जिले में स्थित है। सुल्तानपुर कहां पर है? ये गुड़गांव के अंदर है। स्टेटमेंट दूसरी और तीसरी गलत है, पहली सही है। चांदनी झील खलीलपुर झील से 16 किलोमीटर दूर है, ये भी सही है। पहली और चौथी सही है। इसने पूछा ना कौन सा कथन सत्य है, तो पहला और चौथा कथन सत्य है। पहला और चौथा, ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी। पहला और चौथा कथन इसका सत्य है, ठीक है। प्रश्न नंबर 82 दिया है, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? ये रेवाड़ी के अंदर। नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 82 का। प्रश्न नंबर 83, ये आर्थिक सर्वेक्षण देखो, जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, इससे पेपर में अब सीटी का जो पहला पेपर हुआ था ना, अब 1 महीने पहले, उसमें भी आया था इकोनॉमिक सर्वे 2025 वाले में। तो आपको 2025 का बजट देखकर जाना है। 2025-26 का जो बजट दिया था हरियाणा सरकार ने, वो पीछे वाला इकोनॉमिक सर्वे, और 2000 देखो 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे और 25-26 का बजट, ये आपको पढ़कर जरूर जाना है, यहां से पेपर में प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 84, कौन सा जिला ईंट भट्ठा उद्योग के लिए भट्टा किंग के नाम से जाना जाता है? ईंट भट्ठा उद्योग से कौन सा जिला फेमस है? भिवानी, सिरसा या झज्जर? तो वो आएगा झज्जर। झज्जर ऑप्शन में नहीं है तो आप पलवल लगा सकते हैं। पहले पे आएगा झज्जर और दूसरे पे आएगा पलवल। प्रश्न नंबर 85 है, राजीव गांधी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कब की गई? राजीव गांधी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहां पर है? ये गुड़गांव के अंदर। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2004 के अंदर। 2004 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 85 का गुड़गांव आंसर हो जाएगा 2004। प्रश्न नंबर 86 है कि हरियाणा में राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर कहां पर है? राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर, ये प्रश्न सीटी का जो मेंस हुआ था पिछले वाला, उसमें आया था। ये सीईटी का जो मेंस हुआ था ना, उसमें ये प्रश्न आया था, राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर कहां पर है? कहां पर है? ये नारनौल के अंदर। नारनौल कहां है? महेंद्रगढ़ के अंदर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 86 का, नारनौल। प्रश्न नंबर 87 देखो, जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, यानी कि विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा है, और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? देखो, विधानसभा नहीं चलेगी तो राज्यपाल, स्टेट के अंदर राज्यपाल, सेंटर में राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत, राष्ट्रपति की बात करें तो। और राज्यपाल की बात करें, यानी कि गवर्नर की बात करें, तो वो करता है अनुच्छेद 213 के तहत। अध्यादेश 6 महीने के लिए वैलिड होता है। ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब विधानसभा ना चले तो राज्यपाल करेगा, और जब लोकसभा का सेशन ना हो तो राष्ट्रपति करेगा। अगला प्रश्न है, एचएसएससी की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये हुई थी 28 जनवरी 1970 को। 28 जनवरी 1970, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 88 का, ऑप्शन ए ना ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 1, जिला परिषद, ये छोड़ो, काफी पुराना प्रश्न है तो चेंज हो चुका डाटा इसका। प्रश्न नंबर 90 देखो, पटौदी महल कब बनाया गया? तो ये कब बनाया था? 1935 के अंदर। पटौदी महल कब बनवाया गया? 1935 के अंदर, 1935। प्रश्न नंबर 91, गुरु पर्व का त्योहार सिखों के किस गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? जो गुरु पर्व बनाते हैं जो सिख समुदाय, वो किस गुरु की याद में बनाते हैं? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव? तो ये बनाते गुरु नानक देव के लिए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 91 का। प्रश्न नंबर 92, कान के आभूषण
तो ये तो ऑप्शन गलत दे रखे हैं, बाली वगैरह, झुमका, ये सारे कान के आभूषण आपको देख लेना, इसके ऑप्शन गलत दे रखे हैं सारे के सारे, बाली, झुमका, ठीक है। प्रश्न नंबर 93 है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट भवन का डिजाइन किसने किया था? तो चंडीगढ़ का जो सारा बनाया था सब कुछ, चंडीगढ़ का कुछ भी पूछ ले वो आएगा ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कार्बूजियर। कहां से था ये? फ्रांस देश का था, ये ध्यान रखना, फ्रांस का रहने वाला था ली कार्बूजियर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 93 का। प्रश्न नंबर 94 है, बीरबल की छतरी कहां पर है? तो ये कहां पर है? नारनौल के अंदर। देखो नारनौल और महेंद्रगढ़ दोनों ऑप्शन में है, तो नारनौल उत्तर आएगा। अगर नारनौल उत्तर नहीं है तो महेंद्रगढ़ आता ऑप्शन में। ऑप्शन में नारनौल महेंद्रगढ़ दोनों ऑप्शन में दे रखे, तो नारनौल आंसर आएगा इसका। बीरबल की छतरी कहाँ है? नारनौल के अंदर है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95, फल्गु तीर्थ स्थल कहाँ है? तो फल्गु कहाँ पर है? ये कैथल के अंदर। फल्गु तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कैथल के अंदर। प्रश्न नंबर 96, 4 कथन दे रखे हैं, कौन सा सही है ये आपको बताना है। माधवाचार्य 1923 में संस्कृत विद्यालय बहावलपुर के प्राचार्य के रूप में कार्यरत थे। आचार्य विद्यानिधि शास्त्री का जन्म 1911 में हुआ था। पंडित के पुत्र विद्याधर गौड़, श्री बेनीराम गौड़ और श्री दौलतराम गौड़ भी संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। शिव नारायण शास्त्री का जन्म 1885 में जींद जिले में हुआ था। चारों कथन आप रट लो, चारों सही हैं। पेपर में इनमें से एक स्टेटमेंट के ऊपर प्रश्न जरूर आएगा, सीधा का सीधा। मोस्ट इंपोर्टेंट है चारों की चारों स्टेटमेंट, ये चारों ही सही हैं। 1 2 3 4 चारों सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 97, अप्रैल 1979 में हरियाणा शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT या फिर HCERT बोल दो, 1979 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? फरीदाबाद, रोहतक, कुरुक्षेत्र या गुड़गांव? तो ये हुई थी गुड़गांव के अंदर। हरियाणा काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग ये बना था गुड़गांव के अंदर। योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक में, ये हरियाणा ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है, ये गलत छप गया यहाँ पे। योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? तो इसने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ये पुराना प्रश्न हो चुका है ये भी। प्रश्न नंबर 99 देखो, पृथ्वीराज चौहान को किस नाम से जानते हैं? तो राय पिथौरा भी, सपाल दक्षेश्वर भी और हिंद सम्राट भी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान को किस नाम से जानते हैं? A B C तीनों नामों से हम जानते हैं, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 99 का। प्रश्न नंबर 100 आखिरी प्रश्न है, स्वधार गृह योजना जो अक्टूबर 2015 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? स्व उद्धार गृह योजना, ये पहले बात तो थी महिलाओं के लिए, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना चलाई गई थी, स्वाधार गृह उत्थान योजना ये, ठीक है। तो ये हमारे 100 प्रश्न थे हरियाणा CET ग्रुप डी पेपर के लिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हमने करा है, 100 प्रश्न देखे हैं हर सब्जेक्ट से और हर प्रश्न का डिटेल में सॉल्यूशन हमने करा है। सभी प्रश्न का डिटेल में सॉल्यूशन आपको समझाया है। इस क्लास के PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलने वाला है। 8 क्लास हो चुकी, आज 9वीं क्लास हमने पूरी करी है हरियाणा CET ग्रुप डी के पेपर के लिए। ये जो टेस्ट सीरीज हम करने लग रहे हैं ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा दी गई है, ये हेल्पलाइन नंबर है। कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तब तक अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।
एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।